हेलो, तो कैसे हो सारे हमरे बबुआ लोग? मजा में हो ना? मस्त चल रहा है ना काम मस्के की तरह, और चैप्टर भी हमारा मस्त चल रहा है मस्के की तरह। तो देखा होगा आपने कि क्या क्या हम पढ़ चुके हैं और कैसे कैसे उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वही उसी चैप्टर का हम L10 लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए, क्या करना है, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, क्या क्या कहानियाँ जपनी है हमें। अभी तो कहानियाँ बहुत बाकी है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक वर्ड जो सेंट्रल डोग्मा, बड़ा ही फेमस है ये जेनेटिक्स में। और उसके बाद अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, जिसका शायद आपको इंतजार होगा। और उसके बाद अनुलेखन इकाइयाँ व जीन, ये क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर छोटे छोटे मोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आरएनए के प्रकार व अनुलेखन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वही ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे और ट्रांसक्रिप्शन के बाद उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। देखो क्या है सेंट्रल डोग्मा, हम पढ़ने वाले हैं आज। क्या है सेंट्रल डोग्मा? बस छोटी सी एक परिभाषा है, लेकिन अपने आप में सिद्ध है। मतलब इस सेंट्रल डोग्मा 2 लाइन में खत्म हो जाता है परिभाषा में, लेकिन जब हम इसको करने जाते हैं, मतलब इसका डिटेल पढ़ने जाते हैं, तो बड़ा ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो क्या है सेंट्रल डोग्मा? यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी। हाँ दिख रही है मैम। देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास डीएनए है। डीएनए हमने कहा शुरू से कि हमारे लक्षणों को जो प्रदर्शित करने वाली चीज है वो कौन है? डीएनए है। डीएनए पे जीन्स होते हैं, वही प्रदर्शित करते हैं। और बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के ये कह चुकी हूं कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, और यही प्रोटीन डिसाइड करती है कि हम में कौन सा लक्षण आएगा, है ना। कोई भी लक्षण हम में उपस्थित है तो उसकी वजह क्या है? वो प्रोटीन जो हम में बन रहा है। जैसे बालों का कलर अगर है हमारा काला, तो उसमें काले कलर की कोई कलर बना रहा है कोई प्रोटीन, ब्लैक कलर का, इसलिए काले हैं। कैरेटीन प्रोटीन ढंग से बना रहा है। स्किन में मेलेनिन बन रहा है, मेलेनिन बन रहा है, मतलब मेलेनिन प्रोटीन बन रही है, जिसकी वजह से स्किन का कलर वही डार्क या गोरा काला जैसा भी है, ठीक है, जो भी है अच्छा है वैसे है, वरना बीबी क्रीम लगा लेते हैं हम। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, आंखों का कलर, ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रोटीन पर। तो इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि हमें जो भी हो रहा है वो डीएनए से हो रहा है, लेकिन डीएनए बेचारा अकेला कुछ नहीं कर सकता। डीएनए को पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, आरएनए को फिर प्रोटीन बनानी पड़ेगी, और यही प्रोटीन डिसाइड करेगी कि हमारे लक्षण कैसे होंगे। तो क्या प्रोसेस है, यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यानी हमारे पास अगर डीएनए है तो डीएनए बेचारा अकेला बोझ का मारा, सारी जिम्मेदारी इस पर है कि बॉडी के अंदर क्या क्या बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है, क्या क्या अगली पीढ़ी में देना है, सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर है। तो डीएनए से आरएनए का बनना, और जनरली वो भी कौन सा आरएनए बनता है? एमआरएनए बनता है, अभी पढ़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुलेखन। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए से आरएनए तो बनता है, लेकिन हम ये बोल चुके हैं कि कई बैक्टीरिया और वायरस में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। क्या होता है? आरएनए होता है। लेकिन आरएनए बेचारा कुछ नहीं कर सकता वहां पे, आरएनए को पहले डीएनए बनाना पड़ेगा। मतलब शुरुआत डीएनए से ही होगी, भले ही आरएनए बचा। हम कह रहे हैं कि डीएनए अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, वो भी कौन सा वाला? एमआरएनए बनाना पड़ेगा, तभी वो प्रोटीन प्रदर्शित करता है। लेकिन वायरस में तो पहले से आरएनए होता है, फिर उनको क्या जरूरत है? तो ये भाई डीएनए की अपनी दादागिरी है कि नहीं, भले ही तू आरएनए बन के बैठा है, लेकिन पहले मेरे को बनाना पड़ेगा, तेरे को पहले डीएनए बनाएगा, फिर मैं वापस डीएनए से एमआरएनए बनाऊंगा। तो कुछ बैक्टीरिया या वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, उनको भी क्या करना पड़ता है? पहले डीएनए बनाना पड़ता है, और फिर वही डीएनए क्या करेगा? वापस एमआरएनए बनाएगा, जिसको हम अनुलेखन कहते हैं। तो देखो, इसको अनुलेखन कह रहे हैं। डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, लेकिन ये तो उल्टी प्रक्रिया है। आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या कह देते हैं इसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
बात समझ में आई? ठीक है। और जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि डीएनए खुद भी अपनी क्या करता है, प्रतिलिपि बनाता है, रेप्लिकेशन करता है। तो उसको तो हमें पता ही है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा कल क्लास में, कि उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब डीएनए ने एमआरएनए बना दिया। ठीक है, डीएनए ने क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया। इस एमआरएनए पर बोझ कि इसको अभी क्या बनाना है, अभी लक्षण यानी वो प्रोटीन बनानी है जिसकी वजह से वो लक्षण प्रदर्शित होगा। तो डीएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोटीन जिसकी जरूरत है कलर के हिसाब से, स्किन के हिसाब से, कोई एंजाइम बनाना है, कोई हार्मोन बनाना है, कोई जो भी चीज बनानी है। तो इस प्रक्रम को यानी कि आरएनए, और कौन सा आरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है। अब बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन, कि वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ट्रांसक्रिप्शन लेखन है ना, कोई चीज लिखना। क्या लिखा हमने डीएनए पे जो लिखे हुए कोडोन्स थे, जो डीएनए पे एटीजीसी जो भी कोडोन लिखा हुआ था, उसको हमने कॉपी करके एमआरएनए बनाया। तो हमने उसको क्या कर दिया, लिख दिया, कॉपी कर लिया। कॉपी कब करोगे, जब आप लिखोगे। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, डीएनए के कोडोन को लिखते हैं। ऐसा याद रख लो, डीएनए के कोडोन को लिख के आरएनए बना देते हैं, इसलिए इसको अनुलेखन बोल देते हैं। इसको ट्रांसक्रिप्शन, क्रिप्शन का मतलब भी वही होता है, बोलते हैं ना, मैं वो प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, है ना, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं वर्ड। तो क्रिप्शन का मतलब लिखना एक तरह से। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। फिर आरएनए से हम जब प्रोटीन बनाते हैं तो जो आरएनए सूचना लेके आया उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। भाई हमें समझ नहीं आ रहा ये एटीजीसी क्या आरएनए लेकर आया है, हमारी तो समझ के बाहर है। तो हम क्या करेंगे, किसी से उसको ट्रांसलेट करवाएंगे, है ना। जैसे आपको कोई इंग्लिश का वर्ड समझ नहीं आता है तो आप क्या करते हो, मैम के पास जाओगे या अपने आस पड़ोस में जाओगे और बोलोगे कि भाई ये वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको जरा ट्रांसलेट कर दो। यही बोलते हो ना, ट्रांसलेट करने को बोलते हैं। तो ट्रांसलेट कब होगा, जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही। तो ये जो आरएनए है, ये डीएनए से जो कोडोन लेकर आ रहे हैं, भाई अपने तो पल्ले नहीं पड़ रहा, तो मैं उसको क्या करूंगी, ट्रांसलेट करवाऊंगी, यानी ट्रांसलेशन करूंगी। ठीक है, तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है क्योंकि होता है कंफ्यूजन कि ट्रांसलेशन क्या था, डीएनए से आरएनए बनना था या आरएनए से प्रोटीन बनना था, ये होता है। तो ऐसे याद कर रखा है, इसको लिखना है डीएनए की कॉपी को और इधर फिर उसको ट्रांसलेट कर देना है। क्या एमआरएनए लेके आया है, वो तो मेरी पल्ले नहीं पड़ रहा कि कौन सा प्रोटीन है, तो उसको मैं प्रोटीन में बदल दूंगी। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। परिभाषा 2 लाइन की है, लेकिन अपने आप में मैंने कहा अभी इसको पढ़ेंगे। पहले हम पार्ट पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद हम पार्ट पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, और यही इससे पहले हमने रेप्लिकेशन कंप्लीट कर दिया ना, रेप्लिकेशन। देखो ये सब प्रोसेस है ना 2-2 मिनट के, मतलब इनको ड्रॉ करके आपने अगर जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा तो आपने देखा होगा कि यहाँ से शुरू किया, 5 मिनट भी नहीं लगे उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। लेकिन इनके जो पहले वाली रिक्वायरमेंट होती है ना, कि कौन सा एंजाइम आता है, कौन सा प्रमोटर है, कौन सा प्राइमर है, उनको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रोसेस तो 2-2 सेकेंड के है, लेकिन उनके पहले वाली जो चीजें हैं वो खासी लंबी है। ऐसा ही यहाँ पे भी है। अभी हम देखेंगे, इतनी सारी रामायण जपेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को 2 मिनट में पढ़ा दूंगी मैं। लेकिन उसके पहले की जो रिक्वायरमेंट है, उसके एंजाइम्स है, उसका जो स्टेप्स है, वो बड़े क्या है, डेंजरस है, इसीलिए इतना टाइम लग जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे कि क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन में चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे कि रेप्लिकेशन में भी देखी। आ जाओ,
अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए के एक रज्जु की आनुवांशिक सूचना की आरएनए में प्रतिलिपि यानी कॉपी करने की प्रक्रिया अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यही हमने कहा, डीएनए से आरएनए बनना, उसको थोड़ा अच्छे से शब्दों में ढाल दिया। ठीक है, अनुलेखन में डीएनए केवल एक खंड आरएनए निर्माण के लिए टेम्पलेट का काम करता है, जैसा कि वहां पे रेप्लिकेशन में भी कर रहा था। डीएनए जो है वो सिर्फ टेम्पलेट का काम कर रहा था, वही टेम्पलेट से डीएनए की कॉपी बन जाती है दो दो। ठीक है, यहाँ पे भी टेम्पलेट का काम करेगा। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खंड मतलब सिर्फ एक पार्ट डीएनए का। अगर आपको रेप्लिकेशन ध्यान हो तो रेप्लिकेशन में हमने क्या किया था, ऐसे फोक बनाई थी और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स, इधर वाला भी और इधर वाला, दोनों में क्या बनती है, रेप्लिकेशन होता है। इधर भी नया डीएनए बनता है, इधर भी नया डीएनए बनता है। भले वो आधा अधूरा बनता है, ओकाजाकी सेगमेंट और वो बनते हैं, लेकिन दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड थे वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डीएनए का सिर्फ एक टेम्पलेट ही काम करेगा, दूसरे वाले का कोई योगदान नहीं है। या तो ये वाला कर ले या ये वाला कर ले, ये झगड़ा भी नहीं करते बेचारे, इनको पता है जो भी बनना है हमारा ही बनना है ना। वो बोलते हैं ना, बिजनेस करते हैं लोग कि भाई जो भी पैसा आएगा घर के घर में आएगा, भाई कमाए चाहे छोटा भाई कमाए चाहे बड़ा भाई, हमारा तो पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अनुलेखन में डीएनए के केवल एक रज्जु का प्रयोग होता है, प्रतिलिपिकरण की तरह दोनों रज्जुओं का नहीं। ये बात हम कर चुके हैं कि वहां पर रेप्लिकेशन में हमने दोनों यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक करेंगे। अब सवाल आपका होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ, क्यों डीएनए का एक ही रज्जु या टेम्पलेट की तरह कार्य करता है? भाई एक क्यों, क्या नुकसान है अगर दोनों करेंगे तो वो एक क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड में कि डीएनए का केवल एक टेम्पलेट ही क्यों डीएनए आरएनए बनाने में योगदान देता है, दोनों क्यों नहीं देते? उसका मेरे पास आंसर है, आओ देखें। सपोज करो कि मैंने कोई डीएनए लिया है, ये लो भाई, आप मेरा डीएनए आपके पास निकाल के रख देती हूँ, ये मेरा डीएनए, इस पे कोई ना कोई कोडोन होगा हमेशा की तरह। मान लो यहाँ पे जो कोडोन है ATGC, आगे फिर ATGC, ये कोडोन ले लिया मैंने। ये क्या है भाई, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड है, ये दोनों एक ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है। ठीक है, पूरा होल डीएनए है, ये अलग अलग डीएनए नहीं है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, तो एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये। इस पे क्या होगा, इसका अनुपूरक होता है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इधर भी वही होंगे। क्या क्या होंगे इधर जरा बताओ, A से T, T से A, G से C, C से G, फिर A से T, फिर T से A, ऐसे चलेगा। ये डीएनए, इसको खोल लिया हमने। अब मैं आप जो कह रहे हैं यानी कि दोनों टेम्पलेट काम क्यों नहीं करते उसकी बात कर लेते हैं। मान लो मुझे कोई ये वाली प्रोटीन बनानी है, देखो इसको ध्यान से समझना, इस कहानी को अगर आज समझ गए ना तो जिंदगी भर का आराम मिल जाएगा, है ना, तनिक भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी आगे। और आज समझ नहीं आई ना तो कभी समझ नहीं आएगी। तो ध्यान से शांति से सुनना। एक बार के लिए नीचे जो चैट चल रहे हैं, हाय हेलो तू कैसा है, कितने परसेंटेज बने, सब छोड़ के इधर। मान लो मुझे ये क्या बनाना है, ये वाला प्रोटीन बनाना है, कोई भी प्रोटीन हो सकता है भाई, ये ATG किसी को कोड कर रहा है, कोई जीन है जो किसी प्रोटीन को बनाने में हेल्प कर रहा है। तो मैंने इसको टेम्पलेट की फॉर्म में काम में ले लिया। अब टेम्पलेट की फॉर्म में काम में ले लिया मतलब इसका आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है ना, तो मैंने ये आरएनए बनाया। चलो जय माता दी। इसके क्या कॉम्प्लीमेंट्री होंगे भाई, इधर A है तो यहाँ पे T आना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम आरएनए बना रहे हैं, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ये लो भाई यूरेसिल बना दिए। T की जगह A, वो तो सेम है, G की जगह C, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये मैंने बना दिया mRNA।
अब जरा गौर फरमाएंगे मेरी बातों पे, पूरा ही लिख देती हूं चलो। तो क्या ये वाली कॉपी आपको इसके जैसी नहीं लग रही? भाई टी की जगह सिर्फ यू ही तो है, ये वाला सीक्वेंस क्या इसके जैसा नहीं है? सिर्फ एक ही तो अंतर है, ये यू का, ये और ये जहां पे टी है, बाकी तो सब सेम है। और अगर हम देखें तो इससे जो प्रोटीन बनेगी वही प्रोटीन इससे भी तो बनेगी, सेम सीक्वेंस है ना, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे के पूरक है। तो हमने इसका पूरक ही तो बनाया है, इसका पूरक बनाया मतलब ये बना दिया। तो क्या अगर मैं इसको भी टेम्पलेट की तरह काम में लूं, चलो इसको भी टेम्पलेट की तरह काम में ले लेती हूँ, आ जाओ बता देते हैं आपको। ये लो, मैंने इसको भी टेम्पलेट की तरह काम में ले लिया। यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगा भाई? mRNA बन रहा है तो U T G C U T। अब इस वाले को और इस वाले को देखो, क्या ये और ये सेम नहीं है? सिवाय किसके? सिवाय किसके? U के। यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे तो A आएगा, सॉरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो A और A के सामने U, और यहाँ पे भी A। मैम की भी क्या कभी कभी आंखें और जो क्या कहते हैं हाथ साथ नहीं देते, और यहाँ पे तो T के साथ A और यहाँ पे U। तो क्या ये वाला और ये वाला सीक्वेंस सेम नहीं है? सिवाय बस T के हम छोड़ दे तो। और देखो इन तीनों को, देखो इन तीनों को, ये GCA GCA सेम बन रहा है। भाई सेम प्रोटीन हम क्यों बार बार बनाएंगे? इसका मतलब तो ये हो गया कि एक ही जीन से भाई इससे अलग प्रोटीन बनेगी, क्योंकि इसमें वही थाइमिडीन आ जाएगा, इससे अलग प्रोटीन बनेगी। अगर इसको भी मैं टेम्पलेट की फॉर्म में काम लूँ तो मेरे पास ऐसा ही कुछ बनेगा, और इसको भी मैं टेम्पलेट की फॉर्म में काम में लूँ तो मुझे इसका ही कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक जीन से, अगर मैं इसको जीन की फॉर्म में काम लूँ, क्योंकि ये कोड ही तो जीन होता है, डीएनए पे उपस्थित जीन, एक जीन से दो प्रकार की प्रोटीन बन रही है, ये तो गलत है। एक जीन तो एक ही प्रकार की प्रोटीन बनाता है। जरा सोचो कि अगर आपके बालों का कलर कोई प्रोटीन की, या आंखों का कलर कोई प्रोटीन की वजह से हो रहा है, एक जीन से एक टाइप की प्रोटीन बनेगी तो आपको आंखों का कलर एक टाइप का आएगा। पता चला एक जीन से दो टाइप की प्रोटीन, तो ये दोनों तो कंफ्यूज, भाई कौन सा कलर दूं आंखों को? दोनों टाइप की प्रोटीन बन रही है मेरे पास, तो ये बात गलत हो जाएगी। और चाहे इससे बनाओ चाहे इससे बनाओ, प्रोटीन तो टेम्पलेट तो सेम ही आ रहा है। इसीलिए डीएनए का एक टेम्पलेट ही कैसे काम करता है, कैसे काम करता है? एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम करता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो सेकंड केस है कि अगर हमने इन दोनों को टेम्पलेट की फॉर्म में काम में लिया तो ये भी एमआरएनए, ये दोनों क्या है? एमआरएनए ना, इसकी कॉपी से ये एमआरएनए बना, इसकी कॉपी से ये एमआरएनए बना। ये आओ इधर, अलग से लिख देती हूं। देखो ये ग्रीन वाला क्या बना है हमारे पास? A U G C A, इतना ही लिख रही हूं अभी मैं। ये क्या है? mRNA है, क्योंकि हमने उसकी कॉपी से बनाया है ट्रांसक्रिप्शन करके। इस वाले से जो mRNA बना है उसको भी लिख लो, ये लो U A C UACG U, ये लो, ये भी mRNA। अब मुझे बात बताओ, अगर ये दोनों mRNA है और इनकी बाउंडेशन देखो जरा, अगर आप A को U से जोड़ सकते हो? हाँ जोड़ सकते हैं, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन गया, फिर U और A के बीच में भी डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये दोनों पास पास ही तो बन रहे हैं। इनको क्या लगेगा? मेरा साथी मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिल गया इनको, ये भी आरएनए, ये भी आरएनए, ये भी आरएनए, ये दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे। क्या बना लेंगे? ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया इधर G और C के बीच में। सेम इसको इसका साथी मिल गया, ये फिर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया इसने, इसको इसका साथी मिल गया, इसने डबल बॉन्ड बना दिया। तो दोनों एमआरएनए मिलके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे। अब हमारा आरएनए कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया है। अब
हमें तो सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए चाहिए, डबल स्टैंडर्ड हमारे काम का ही नहीं है। डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए प्रोटीन नहीं बना सकता। और अगर हमने दोनों स्टैंड को काम में ले लिया तो दोनों एमआरएनए बनेंगे, या आपस में अपना चिपका लेंगे कि चल तू मेरे जैसा है, आजा अपन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बना के बैठ जाएंगे, फिर चिपके रहना प्रोटीन के साथ। बना लो प्रोटीन, बनाओ। कैसे बनाओगे भाई? ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, आपस में इन्होंने कर लिए कि चलो अपन दोनों साथ साथ रहेंगे। तो इन दो केसेस की वजह से, एक तो ये कि एक जीन से 2-3 प्रकार की प्रोटीन बन जाएगी जो गलत है। दूसरा, अगर 2 एमआरएनए बनते हैं दोनों टेम्पलेट से तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना देंगे, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से प्रोटीन नहीं बनता। यही कारण है कि डीएनए का केवल एक स्टैंड ही किसके काम में आता है? ट्रांसक्रिप्शन में। प्रतिलिपिकरण यानी रेप्लिकेशन में हम दोनों स्टैंड काम में लेते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस भी है। आ जाओ अब कहानी शुरू करते हैं अनुलेखन की। जैसे कि मैंने कहा कि ये सब 2-2 मिनट के खेल है, लेकिन इनके जो ये रिक्वायरमेंट है ना अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी भारी है। प्रोसेस तो 2 मिनट भी नहीं लगते बोर्ड पे समझाने में। ठीक है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब हमें क्या चाहिए होगी? एक यूनिट चाहिए होगी। भाई हमारे पास इतना लंबा डीएनए है, भाई लंबाई की तो कोई हद ही नहीं है, सारे डीएनए का थोड़ी ट्रांसक्रिप्शन करना है, सिर्फ उस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करना है जिससे हमें प्रोटीन बनानी है। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ये इतना पार्ट भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या कह देंगे उस पार्ट को? उस पार्ट को क्या कह देंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। डीएनए में अनुलेखन इकाई 3 प्रमुख भाग होते हैं, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, अनुलेखन की इकाई है, उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला, एक उन्नायक या प्रमोटर। दूसरा, संरचनात्मक जीन या स्ट्रक्चरल जीन, जिसको दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लिखे हुए हैं। एक समापक या टर्मिनेटर, या टर्मिनेटर, मूवी देखिए टर्मिनेटर। टर्मिनेट का मतलब होता है ब्रेक कर देना, किसी को स्टॉप कर देना। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं कि हर ट्रांसक्रिप्शन में, वही मैंने कहा पूरा के पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होता, उसका कुछ पार्ट ट्रांसक्राइब होता है जिस टाइप का हमें प्रोटीन बनाना है। तो हम डीएनए का जिस हिस्से में या जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसी को हम अनुलेखन इकाई कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जीन का टुकड़ा जिससे हमें प्रोटीन बनानी है उसको हम क्या कहते हैं? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके 3 पार्ट है। इसमें एक तो होगा प्रमोटर, ये लो प्रमोटर, जो क्या करेगा? अनुलेखन की शुरुआत करेगा। सबको शुरुआत में कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसे इसकी मर्जी आए तब नहीं, इसको क्या चाहिए? प्रमोटर। प्रमोट करना है, जैसे आपको करते हैं ना प्रमोट कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैडम वो तो टॉर्चर होता है, प्रमोट करना नहीं होता है। अब आप उसको टॉर्चर समझो या प्रमोटर समझो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसको भी प्रमोटर चाहिए होता है कि कोई हमें प्रमोट करे, बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया आपको, ऐसे। तो इसको प्रमोटर चाहिए होता है, ये होता है एक प्रमोटर। शुरुआत में इसको एक चीज चाहिए होती है जो इसको बताए कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है। मैंने कहा ना डीएनए बहुत लंबा है, वो क्या करता है? वो पहचान करता है कि उसको कौन सी प्रोटीन बनानी है, वो कोडोन पहचानता है। जैसे उसको AUG बनाना है, मिथायोनिन बनाना है, तो वो भाई ढूंढेगा डीएनए में कहाँ मिथायोनिन है, कहाँ से मेरे को ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है, वहां पे आके प्रमोटर जीन चिपक जाएगा। ठीक है, प्रमोटर प्रोटीन चिपक जाएगी। दूसरा, ये बीच वाला पार्ट, दूसरा में क्या लास्ट ले लेते हैं एक हम, कि जहां पे ये खत्म होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन जहां पे खत्म होगा। मैंने कहा एक पीस का करेगा, तो भाई शुरू होगा तो एक जगह पे खत्म भी तो होगा। पूरा के पूरा डीएनए तो करना नहीं, आगे तक तो जाना नहीं, चलो चलो जीवन चल रहा है, जितना खाओ उतना खा लो, ऐसा वाला हिसाब नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं समापन इकाई। और जिस यूनिट का, जिसको हम कह रहे हैं अनुलेखन इकाई कह रहे हैं, जिसमें प्रमोटर और समापन दोनों जुड़े हुए हैं, उस पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं? ये जो बीच का पार्ट है जहां पे एमआरएनए बनेगा, डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं ना, तो ये तो भाई डीएनए वाइट वाइट,
इसी से तो हमें ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाना है। तो ये जो बीच में चीज बनेगी उसको हम बोलेंगे संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट या जीन। ठीक है, ये जीन बनाना है हमें, ये वाली प्रोटीन बनानी है, इस पे वही कोडोन होंगे ATGC। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। डीएनए पॉलीमरेज ही एक तरह का डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज है। तीसरी चीज क्या चाहिए हमें, वहां पे हमने डीएनए से डीएनए बताया था, तब मैंने आपको कहा था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आता है। यहाँ डीएनए से आरएनए बना रहे हैं इसलिए आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे है, डीएनए पे। डीएनए से आरएनए बना रहे हो ना, डीएनए से आरएनए बना रहे हो तो प्रोटीन एंजाइम तो कौन सा लगेगा, आरएनए एंजाइम, लेकिन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, वहां पे हमने क्या बोला था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए से डीएनए बना रहे थे। यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये लो, ये वैसे कौन सा होता है, सेकंड वाला होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, वहां पे मैंने थर्ड वाला बताया था, आप चाहें तो याद रख लें। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज की तरह डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण का उत्प्रेरण करके एक दिशा, देखो ये भी उसी दिशा में काम करेगा, 5 से 3 की तरफ। डीएनए पॉलीमरेज भी किस दिशा में बोल रहा था कि मैं किस दिशा में डीएनए बनाऊंगा, मैं तो भाई 5 से 3 की तरफ ही बनाऊंगा। इसका भी यही रोना है, ये भी यही कह रहा है कि मैं 5 से 3 की तरफ ही बनाऊंगा। लेकिन ये क्या करेगा, वो कौन सी यूनिट बना रहा था, वो डीएनए से डीएनए बना रहा था। वो कौन सी यूनिट बना रहा था, वो डीएनए से डीएनए बना रहा था। तो उसमें कौन से न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे ना। पेंटोज शुगर कौन सी होगी डीएनए बनाने में, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस, है ना। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये डीएनए से आरएनए बना रहा है, तो आरएनए बनाने के लिए तो वही राइबोसोमल वाली पेंटोज शुगर चाहिएगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट होगी, उसमें डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड यूनिट थी, गौर आपने किया हो तो। और ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, आरएनए है तो आरएनए में तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ही होगा ना, पेंटोज शुगर चेंज हो जाएगी और उसमें डीऑक्सी थी। तो ये बात आप ध्यान रखें, एक ये नोटिसेबल बात है। ठीक है, काम ये भी वैसे ही करेगा 5 से 3 की तरफ। नया एमआरएनए जो बनाएगा वो 5 से 3 की तरफ बनाएगा। संरचनात्मक जीन के एक और प्रमोटर जो हमने देख लिया स्टार्टिंग में, दूसरी ओर समापन यानी कि टर्मिनेटर स्थित होता है, तथा प्रमोटर और संरचनात्मक जीन के 5 सिरे की ओर स्थित होता है। ये कहानी मुझे समझानी है। क्या कहानी समझानी है कि देखो, ये हमारा अभी जो हम बात करके आए ये अनुलेखन यूनिट है। ठीक है, मतलब इतने जीन का या इतने डीएनए का हमें क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है। तो इसमें हमने बोला कि एक प्रमोटर आएगा। अब ये डीएनए तो इसके क्या होंगे, डीएनए से ही बन रहा है ना, ये डीएनए है। डीएनए के एक तरफ 5 डैश सिरा होगा और दूसरी तरफ 3 डैश, और इसी का ये सेकेंड स्ट्रैंड है तो यहाँ पे 3 डैश होगा और यहाँ पे 5 डैश होगा। अब मैंने कहा यहाँ पे प्रमोटर आकर जुड़ेगा। प्रमोटर जो है, और इनमें से केवल एक स्ट्रैंड कैसे काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेंगे। तो जो भी स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, मान लो ये वाला कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, कि ये वाला, इसको बोल देते हैं कि ये वाला जो है वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं टेम्पलेट डीएनए। अब इसको टेम्पलेट नाम दिया तो ये बुरा मान जाएगा, बस उसी को नाम दोगे, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं नाराज, तो इसको भी नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं कोडोन या कोडिंग डीएनए। देखो, हालांकि कोड ये बनाएगा लेकिन नाम इसको दिया, इसकी थोड़ी इज्जत रखनी पड़ेगी ना। अब इसको टेम्पलेट बोल दिया तो उसको क्या बोलेंगे। अब इनके और भी बहुत सारे नाम हैं। देखो, इसको अगर कोडोन बोल रहे हैं तो इसको नॉन कोडोन बोल सकते हैं। भाई ये कोडोन है तो ये क्या है, ये नॉन कोडोन है, तो इसको नॉन कोडोन भी बोलते हैं।
इसको टेम्पलेट बोल रहे हैं तो इसको नॉन टेम्पलेट भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग बुक्स की कहानियां हैं जो आपको परेशान करेगी। भाई कोई तो लिखेगा ये टेम्पलेट है तो ये नॉन टेम्पलेट है, कोई इसको कोडोन लिखेगा तो इसको लिखेगा ये नॉन कोडोन है, कोई इसको सेंस डीएनए बोलेगा तो इसको सेंस डीएनए बोलेगा, तो कोई इसको नॉनसेंस डीएनए बोलेगा। तो ये कहानियां अलग अलग लेखकों की है। हम बस ये याद रखेंगे जो डीएनए या जिस डीएनए को हमें आरएनए बनाना है उसको हम टेम्पलेट डीएनए या नॉन कोडोन डीएनए कहते हैं, और उसके अपोजिट वाले को हम क्या बोल देते हैं, कोडोन डीएनए, कोडिंग डीएनए या कोडोन डीएनए भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोडोन डीएनए। चलो अब हमने कहा प्रमोटर जीन आएगा, प्रमोटर जो हमारी यूनिट है वो आएगी। तो प्रमोटर यूनिट मान लो यहां पे आके जुड़ी। भाई इस बात को अच्छे से समझ लेना, अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। ये आ गया हमारा कौन, प्रमोटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रमोटर जीन जब टेम्पलेट जीन पर आके जुड़ता है तो मैंने कहा ये नाराज हो चुका है, इसको बड़ा गुस्सा आया हुआ है। ये कहता है मेरे को कोई नाम भी नहीं दिया, मेरी बेइज्जती कर दी है, एक उससे जीन बनाना है तो उसी को इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हो। तो इसने बोला कि वाह, हमने सोचा चल ठीक है तू ज्यादा परेशान मत हो, अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है उसमें तेरे को इंपॉर्टेंस दूंगी। क्या इंपॉर्टेंस दूंगी कि हम ये प्रमोटर जीन जो यहाँ पे आके जुड़ रहा है उसके जुड़ने की स्थान या पोजीशन को कोडोन जीन के हिसाब से देखेंगे। भाई इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए ये है, लेकिन वही ये नाराज हो गया तो थोड़ी इज्जत इसको दे देते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम प्रमोटर जीन जहाँ पे आके जुड़ रहा है ना उसकी कोडिंग हम तेरे नाम से दे देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्रमोटर जीन है ये संरचनात्मक जीन के 5वें सिरे से जुड़ रहा है। 5वां सिरा कहाँ है, कोडोन जीन का है ना 5वां सिरा, इसका तो तीसरा है। टेम्पलेट जीन का तो तीसरा है, किसका 5वां सिरा है, कोडोन का 5वां सिरा है, जिसका हमें काम ही नहीं है। उसके नाम से हमने प्रमोटर जीन को दे रखा है कि प्रमोटर जीन, इसको और कैसे लिख सकते हो, प्रमोटर जीन कोडोन इकाई के या कोडोन डीएनए के 5' सिरे पर आकर जुड़ता है। अब आप बोलेंगे मैम जुड़ तो यहाँ से भी रहा है, लेकिन वही इसको थोड़ी हमने इंपॉर्टेंस कम दे रखी है। ये पूरा के पूरे पे जुड़ेगा, लेकिन हमने नाम इसके नाम पे दे रखा है इसको थोड़ा सा शांत करने के लिए कि कहाँ से जुड़ेगा। इसके लिए एक और वर्ड है, जब भी कोई यूनिट या प्रोटीन जो है 5वें सिरे से जुड़ता है तो हम उसे अपस्ट्रीम कहते हैं, अपस्ट्रीम। तो 5वें सिरे से कुछ भी जुड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। तो ये प्रमोटर जीन कहां से जुड़ा हुआ है, अपस्ट्रीम ऑफ कोडोन डीएनए। प्रमोटर जीन कहां जुड़ा हुआ है, कोडोन डीएनए के अपस्ट्रीम पर, मतलब ऐसे जा रहा है काम, इस तरफ जा रहा है। क्योंकि हम बोल चुके हैं ये काम भी कैसे करेगा, 5वें से तीसरे की तरफ ही करेगा। मतलब बनाएगा तो कहां, यहां पे बनाएगा। इसका तीसरा है तो जो नया बनेगा 5 वो इधर से बनेगा ना, आरएनए का 5वां तो इधर आएगा ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं ना। तो आरएनए यानी एमआरएनए जो बन रहा है वो कैसे बनेगा, 5वें से तीसरे की तरफ, यानी इसका तीसरा होगा तो उसका 5वां होगा ऑब्वियसली, जैसा हमने डीएनए वाले एप्लीकेशन में भी देखा। तो ऐसे चलेगा ये काम, ठीक है। और जो समापन कोडोन है उसको भी ऐसे ही इसके नाम पे दिया हुआ है। तो समापन कोडोन कहाँ आकर जुड़ेगा, समापन कोडोन की भी पोजीशन हम किसके नाम से देंगे, कोडोन डीएनए के नाम से देंगे कि कोडोन डीएनए के तीसरे डैश पर समापन कोडोन या समापन प्रोटीन जो है, इकाई है, कुछ भी बोलो, वो आकर जुड़ती है। और इस पूरी यूनिट को क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। ये पूरा जो बीच का पार्ट है इसको स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं। इस यूनिट को अनुलेखन यूनिट यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अब 5वें सिरे को जब अपस्ट्रीम कह रहे हैं तो तीसरे सिरे को क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम।
ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन वही मैंने कहा कहीं आप ऐसी बुक्स पढ़ लेते हैं वहाँ पे वर्ड आ जाएगा अपस्ट्रीम, तो मैम बोलेंगे मैम आपने तो बताया ही नहीं कि अपस्ट्रीम क्या होती है, तो बता रही हूँ, ठीक है, कि 5वें से तीसरे की तरफ जाता है तो उसे अपस्ट्रीम बोलते हैं, और तीसरे से 5वें की तरफ जाता है तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। बस इतनी बात ध्यान रख लो, ठीक है। ये बात समझ में आई कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसकी है लेकिन देनी इसको है क्योंकि ये नाराज हो गया है। आओ अब कहानी पढ़ लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। संरचनात्मक जीन किसको कह रहे हैं? इस यूनिट को जो डीएनए एमआरएनए बनाएगा उस पूरी यूनिट को हम स्ट्रक्चरल जीन कह। क्यों स्ट्रक्चरल जीन कह रहे हैं? क्योंकि इसी से प्रोटीन बननी है, पूरे डीएनए से प्रोटीन नहीं बननी है। अब अनुलेखन की इकाई व जीन जो मैं कह रही हूं कि भाई हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डीएनए का वो वाला जीन चाहिए जिससे हमें प्रोटीन बनानी है, तो उसी को हम ये कह रहे हैं कि वही अनुलेखन की इकाई है, यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जो हम पहले बात कर चुके हैं, और उसी को हम जीन कह देते हैं। अब इनमें संबंध क्या है तो सुनो। अगर किसी पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाले डीएनए अनुक्रम को एक सिस्ट्रॉन माने या एक सिस्ट्रॉन के रूप में परिभाषित किया जाए, तब संरचनात्मक जीन के 2 प्रकारों की पहचान की जा सकती है। इसको मैं समझा रही हूं अभी, पहले इनके नाम पढ़ लो, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक। आओ देखो, मैंने कहा ना अभी ट्रांसक्रिप्शन 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, पर ये जो चीजें हैं समझने वाली, और इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में तो भरमार है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की। वो अपस्ट्रीम, वो डाउनस्ट्रीम, कि प्रमोटर जीन कौन से सिरे से जुड़ता है, तो कोडोन सिरे के 5' सिरे से जुड़ता है, ठीक है। चलो अब हम कह रहे हैं कि हमने जिस डीएनए के पार्ट का हम क्या बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? संरचनात्मक जीन बोल रहे हैं। इसी का दूसरा नाम है सिस्ट्रॉन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। अब मैं समझाती हूँ आपको, सिस्ट्रॉन की परिभाषा क्या है वो बताती हूँ। अभी मैंने कहा कि डीएनए पूरा के पूरा प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए का वो पार्ट या जीन जो प्रोटीन बनाता है उसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। देखो, अगर अनुलेखन के कॉन्सेप्ट में बात करोगे, ट्रांसक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट में, तो डीएनए की वह इकाई जहां से अनुलेखन शुरू होता है या जिसका अनुलेखन किया जाता है उसे हम अनुलेखन इकाई कहते हैं, और डीएनए का वह जीन या टुकड़ा जो कोई प्रोटीन का निर्माण करता है। देखो अभी हम अनुलेखन करेंगे ना, ये ट्रांसक्रिप्शन मतलब एमआरएनए बनाएंगे, तो पूरा एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, एमआरएनए में से अभी कटिंग होती है। मतलब अगर मान लो मैंने ये एमआरएनए बनाया, ये मैंने कर लिया ट्रांसक्रिप्शन, ये लो ये एमआरएनए बनाया, इस पूरे एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनती है, अभी इसका भी कटिंग होगी, जो काम की चीज है उससे प्रोटीन बनाया जाएगा, वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जीन, ये भी क्या है? जीन ही है भाई, एमआरएनए बना है उस पर भी तो कोडोन सी है, जीन ही है। तो सिस्ट्रॉन क्या है? वह जीन या एमआरएनए का पार्ट बोल दो समझने के लिए, एमआरएनए का। लेकिन एमआरएनए का क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि एमआरएनए डीएनए से बना हुआ है, ठीक है। तो कई बुक्स में आपको मिलेगा डीएनए का वह पार्ट जो किसी प्रोटीन निर्माण करता है, कई बुक्स आपको ऐसे लिखेगी एमआरएनए का वह पार्ट। मैंने कहा पूरे से तो प्रोटीन बनना नहीं है, तो एमआरएनए का वह पार्ट जो किसी प्रोटीन का निर्माण करता है सिस्ट्रॉन कहलाता है। वह जीन इकाई जिससे किसी प्रोटीन का निर्माण हो सिस्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, इसीलिए इसने बोला कि अगर हम डीएनए के अनुक्रम को एक सिस्ट्रॉन मान ले, अनुक्रम का मतलब वही ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला, ये
ठीक है। अनुक्रम इकाई अलग चीज है, वो डीएनए का वो पोर्शन है जिससे एमआरएनए बन रहा है। एमआरएनए का वो पोर्शन जिससे प्रोटीन बनेगी उसको सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। और हम जानते हैं कि वो पोर्शन क्या होता है, वो पोर्शन जीन होता है। ये बात तो समझ में आ ही गई है। अब ये दो टाइप के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। इसके तो नाम से पता चल रहा होगा, मोनो का मतलब एक सिस्ट्रॉन और पॉली का मतलब बहुत सारे सिस्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ऐसे बहुत सारे जीन जो बहुत सारी प्रोटीन बना रहे हो, और सिर्फ एक ऐसा जीन जो एक टाइप की प्रोटीन बना रहा हो, तो वो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। इसको हम अलग तरह से और समझेंगे क्योंकि इसमें एक सच्चाई है जो हमें समझनी है। सुनो जरा, ये जो प्रोकैरियोट होते हैं, और हम जो यूकैरियोट हैं, इनमें भी ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये डीएनए, ये डीएनए, इनमें भी ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए बनेगा। ये लो, मैंने आरएनए यहां बनाया, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया और मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ये क्या है हमारा एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया, इसका भी करवा दिया, इसका भी एमआरएनए बाहर निकाल दिया। खास बात क्या है, अब ये एमआरएनए को मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इसके एमआरएनए को यहाँ पे ले रही हूँ। मैंने कहा कि पूरा एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, तो प्रोकैरियोट में एक एमआरएनए पर मान लो इसके कोडोन लिख देती हूँ मैं कुछ हमारे समझने के लिए, ए जी टी तो होगा ही नहीं, यू होगा, सी क्योंकि एमआरएनए है, ए जी, इस पे भी कुछ लिख देती हूँ, ए यू सी जी सी, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में पूरे एमआरएनए पे, क्योंकि कोडोन क्या होते हैं, 3-3 के ग्रुप होते हैं, तो मान लो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, तो इससे क्या बनेगा, एक टाइप का प्रोटीन बनेगा। ये जीन का वो हिस्सा है जिससे प्रोटीन बन रहा है, यानी कि ये जीन का वो पार्ट है जिससे प्रोटीन बन रहा है। तो क्या मैं इसको सिस्ट्रॉन बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकती हूँ। भाई सिस्ट्रॉन क्या है, वो जीन का पार्ट जिससे प्रोटीन बन रहा है, तो एक सिस्ट्रॉन ये है। फिर इससे भी कोई दूसरे टाइप की, मान लो इससे एक प्रोटीन बन रही है एक टाइप की, इससे कोई दूसरी प्रोटीन बन रही है, तो ये भी एक सिस्ट्रॉन हो गया। तो प्रोकैरियोट में एक से ज्यादा प्रकार के जीन होते हैं जो विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। इनमें बहुत सारे सिस्टोन हैं, एक ही एमआरएनए से बहुत सारे टाइप की प्रोटीन बनती है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ये क्या है, एमआरएनए। एक ही एमआरएनए से बहुत सारे प्रकार की क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, इसीलिए इसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ठीक है, यहां पे ऐसा नहीं होता, ये वही गरीब बेचारे, इनका एक एमआरएनए सिर्फ एक टाइप की प्रोटीन बनाता है। हालांकि वो भी, उसमें भी सारा एमआरएनए काम नहीं आएगा, मैंने कहा उसमें काटा छाटी होगी, सारा एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, अभी जो मैं बात करके आई हूँ, ठीक है। तो इनमें ये वाले में से कटिंग शटिंग होगी, उसके बाद जो भी एमआरएनए बचेगा उससे सिर्फ एक प्रोटीन बनेगी। अभी वो पढ़ेंगे कटिंग शटिंग क्या होती है, एक प्रोटीन बनेगी, मतलब इनमें सिर्फ एक सिस्ट्रॉन है, एक एमआरएनए से सिर्फ एक टाइप की ही प्रोटीन बनती है, इसीलिए इन्हें मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं। बात समझ में आ गई, क्या है मोनोसिस्ट्रोनिक और कौन होते हैं मोनो और कौन होते हैं पॉली। जब एक से एमआरएनए, एक ही प्रकार के एमआरएनए बहुत टाइप की प्रोटीन बनाए या बहुत टाइप के सिस्ट्रॉन उसमें उपस्थित हो तो उसे पॉलीसिस्ट्रोनिक, और अगर एक एमआरएनए में सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन और एक ही प्रकार की प्रोटीन बनती है तो उसे
पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ये बुक में बहुत ही गजब वाली परिभाषा दे रखी है, मेरे तो खुद के ऊपर से गई है। वो तो खैर हमारे गुरुदेवों की मेहरबानियां है कि समझ में आया हुआ है, हमें बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चले आगे। अब आरएनए के प्रकार व अनुलेखन प्रक्रिया, अभी भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, अभी तो हम मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या कहानियां आ रही है इसमें। तो आरएनए भी काम में आता है। वहां पे एक तो प्रमोटर साइट चाहिए हमें, एक टर्मिनेटर साइट चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जो हम बोल चुके हैं आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अब हमें आरएनए भी चाहिए, तो अब आरएनए चाहिए तो इसमें तीनों टाइप के आरएनए काम में आते हैं। इसलिए फिर हमने कहा कि चलो आज आरएनए के टाइप भी पढ़ डालते हैं। आरएनए के प्रकार, कोशिकीय आरएनए के 3 प्रमुख प्रकार ज्ञात हैं जो जीन अभिव्यक्ति की समय काम करते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में ये तीनों, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों में हमें तीनों टाइप के आरएनए चाहिए। तो आरएनए 3 टाइप के होते हैं। एक है राइबोसोमल आरएनए, संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए कह रहे हैं, अभी जो बोलते जा रहे हैं एमआरएनए करते जा रहे हैं हम, और स्थानांतरण यानी ट्रांसफर आरएनए जिसको हम टीआरएनए भी बोलते हैं। ये तीनों टाइप के आरएनए हमें चाहिए, किसके लिए? सेंट्रल डोग्मा के लिए, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, दोनों यूनिट्स के लिए। ये वाला तो अभी हमने पढ़ ही लिया कहाँ काम आ रहा है। डीएनए से हम एमआरएनए ही बना रहे हैं, यही वाला एमआरएनए बना रहे हैं मैसेंजर आरएनए। अब ये और ये भी काम आते हैं। ये कहाँ काम आएंगे? ये ट्रांसलेशन में काम आएंगे। अभी तो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, सेंट्रल डोग्मा पूरा पढ़ना है ना। तो समझ में आया बात मेरी? भाई हमें सेंट्रल डोग्मा पढ़ना है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अभी तो हम सिर्फ एक चीज पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन पढ़ना है, प्रोटीन बनानी है ना आखिरकार हमें। तो भाई ट्रांसक्रिप्शन में तो सिर्फ एमआरएनए काम आता है, बाकी जो 2 एमआरएनए है वो यहाँ पे काम आएंगे जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं एमआरएनए के टाइप। आ जाओ, ठीक है, क्या है ये 3 एमआरएनए? चलो मैदान में आते हैं। तीनों प्रकार के आरएनए अपने अवसाधन, व्यवहार व आनुवंशिक कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये जो वर्ड है ना, ये मैंने स्पेशली आपके लिए लिया है, बुक में दे रखा है ये वर्ड। अब आपको समझ ही नहीं आया होगा कि ये अवसाधन क्या है, वो इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि पहले वाली क्लासेस ढंग से नहीं पढ़ी। ये है स्वेदबर्ग यूनिट, इसका इंग्लिश स्वेदबर्ग यूनिट देखिए आपने। राइबोसोम हम बोलते हैं, प्रोकैरियोट में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोट में 80S प्रकार। वो S क्या था? वो S स्वेदबर्ग यूनिट थी। राइबोसोम की अवसादन यानी सेडिमेंट्रेशन, यानी जब हम इसको वो सेंट्रीफ्यूगल मशीन में घुमाते हैं तो जो राइबोसोम हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। हालांकि अपने आप में अवसादन बहुत बड़ा वर्ड है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके समझा रही हूँ कि भारी राइबोसोम नीचे बैठ जाएंगे और हल्के वाले तैरते रहेंगे। जो भारी होते हैं उनको हम 80S प्रकार के राइबोसोम कहते हैं। वो अपने साइंटिस्ट थे स्वेदबर्ग, उन्होंने अपने नाम पे यूनिट दे दी थी 80S। S का मतलब स्वेदबर्ग या अवसाधन इकाई। तो उस व्यवहार के आधार पर राइबोसोम तो 2 टाइप के हैं, 70S आरएनए, 70S राइबोसोम और 80S। ऐसे ही जो आरएनए है उनको भी अवसाधन यूनिट के हिसाब से और उनके आनुवंशिक कार्यों के हिसाब से 3 भागों में बांटा है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, जो हमने अभी पढ़े। सबसे पहले है राइबोसोमल आरएनए। कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा, क्वेश्चन बनता है इस पे, सबसे ज्यादा परसेंटेज या प्रतिशत या मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम में मिलता है, नाम से लग रहा होगा इसके। कहाँ मिलता है ये? राइबोसोम में, और राइबोसोम कोशिका में ज्यादा है। ठीक है, कितने परसेंट है बता देती हूँ मैं, 80%। भाई देखो रेशियो चेंज होता रहेगा, बुक से बुक की तरफ जाएंगे, लेकिन कई बुक्स तो सिर्फ 80% लिखती हैं, कुछ 70 से 80% भी लिखती है। तो सबसे ज्यादा कोशिका में कौन सा राइबोसोम मिलेगा? आरआरएनए। शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए को आरआरएनए, आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए होता है, यह राइबोसोम एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। ठीक है,
सेकंड है संदेशवाहक आरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए बोलते हैं। आनुवंशिक सूचना को डीएनए से प्राप्त कर प्रोटीन के रूप में अनुवादित, जो हमने किया अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, डीएनए की आनुवंशिक सूचना को बदलकर एक टेम्पलेट पर ला रहे हैं और एमआरएनए बना रहे हैं, ठीक है, करने में मदद करता है। इसकी लंबाई या उनकी लंबाई अनुक्रम सीक्वेंस उस जीन पर निर्भर करती है जिसके अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन से वह बने हैं। मतलब इसकी लंबाई किस पर निर्भर करेगी, जितना जीन हमारा लंबा होगा प्रोटीन बनाने का, भाई स्ट्रक्चरल यूनिट हम जो बोल रहे हैं उसमें उसकी जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई उससे बनने वाले एमआरएनए की भी होगी। एमआरएनए बनेगा ना यहाँ पे, तो किस पे डिपेंड कर रही है इसकी लंबाई, जो हमारा संरचनात्मक जीन है उससे डिपेंडेंट कर रही है, यानी ट्रांसक्रिप्शन पे डिपेंड कर रही है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा एमआरएनए। देखो एक सच्चाई जो मैं आपको बताती हूँ, अभी एमआरएनए बना भी नहीं है, ये जो बनता है ना इसको हम एचएनआरएनए बोलते हैं। एचएनआरएनए इसको बोलते हैं हेट्रो आरएनए। क्यों हेट्रो बोलते हैं, क्योंकि अभी भी ये एमआरएनए नहीं है, कच्चा एमआरएनए है ये, इसकी अभी जो बोलते हैं एडल्ट नहीं बना है ये, है ना, ये वो बोलते हैं कमसिन को समझते हैं ना, कमसिन जो है वो वाला एमआरएनए। एमआरएनए तो अभी बनेगा, यूकैरियोट में ही बनता है वो, प्रोकैरियोट में तो डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। जो हम है, जो मैंने अभी एक कमी बताई, उसकी में पहले एचएनआरएनए बनता है और इससे फिर हम एमआरएनए बनाते हैं, इसको काट छाट के। मतलब ये हेट्रो का मतलब वही विषम होता है, इसमें कटिंग शटिंग करके फिर एमआरएनए बनाते हैं यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में तो डायरेक्ट बन जाता है। अभी हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे दोनों में, एक दो डिफरेंस पढ़ते आ रहे हैं, एक बार एक साथ भी पढ़ लेंगे। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। तीनों आरएनए में एक छोटे अणु है, ठीक है। टीआरएनए क्या है, तीनों आरएनए में, मतलब तीनों अभी हमने जो टाइप पढ़े उसमें सबसे छोटे कौन है, ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टीआरएनए। यह अमाइनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान अर्थात राइबोसोम तक लाने व जेनेटिक कोड को पढ़ने का काम करते हैं। ये हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, है ना, जो सेकंड वाला। अभी तो हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इसका काम वहां पे आएगा। लेकिन मैं आपको टीआरएनए की संरचना बता देती हूँ, टीआरएनए कैसा दिखता है। ये क्लोवर मॉडल है ना, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बोला कि ये भाई हमें पत्ती की तरह, फूल की तरह दिखता है, इसलिए हमने इसको क्लोवर फ्लावर मॉडल दे दिया है, नाम दिया है। पढ़ेंगे आप बुक में, क्लोवर फ्लावर मॉडल इसको कहते हैं। वैसे टीआरएनए की संरचना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि टीआरएनए का काम पड़ेगा इसलिए बता रही हूँ, मतलब इस चैप्टर में नहीं है। देखो इसकी होती है 4 भुजाएं जो दिख रही होगी। एक होती है ये वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं ग्राही भुजा, ग्राही भुजा, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। ये एक्सेप्ट करती है, क्या एक्सेप्ट करती है, ये अमीनो एसिड, यहाँ पे लिखा है ना अमीनो अम्ल आते हैं, ये कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल बिखरे रहते हैं, उसको पकड़ पकड़ के लाती है। अभी जब हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन तब बताऊंगी ये। और किसी ने, बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ये क्या कोशिका द्रव्य में रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, टीआरएनए कोशिका द्रव्य में। एमआरएनए कहाँ बनता है, केंद्रक में बनता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में रहता है, वो भी कोशिका द्रव्य में रहेगा। एमआरएनए केंद्रक में बनता है, केंद्रक से बाहर आता है। बनता कहाँ है एमआरएनए, केंद्रक में, न्यूक्लियस में बनता है। ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। किसके अंदर, यूकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, उसका तो खुला खाता है। तो ये कोशिका द्रव्य में होते हैं और वहां से अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाते हैं। अब पकड़ के लाएंगे तो इसके हाथ तो है नहीं, ऐसे पकड़ के, तो ये यहाँ पे अटैच करवा लेता है उसको। यहाँ पे वो क्या करता है, अमीनो एसिड को अटैच करवा लेता है। पढ़ेंगे सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ग्राही भुजा है। इस वाली भुजा को कई बुक्स में DHU भी बोलते हैं, डाई हाइड्रोयूरेसिल भुजा, है ना, शॉर्ट में DHU
या हम बोल सकते हैं डी भुजा भी कहा गया है इसको कई बुक्स में। देखो बुक और फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, हालांकि आपको याद नहीं रखनी है, डाई हाइड्रो यूरेसिल आम। ठीक है, इसके बाद आम, भुजा का मतलब आम। इसके बाद ये वाली है, ये है एंटीकोडोन भुजा। ये क्या काम करेगी जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अभी हमने mRNA बनाया ना, ये mRNA यहाँ रहेगा और ये mRNA से अटैच होगी यहाँ से, उसका कोडोन पढ़ के, मतलब यहाँ पे ATG है तो यहाँ पे क्या होगा TAG, ऐसे कोडोन पढ़ के ये अटैच होती है mRNA पे। ठीक है, और ये वाली भुजा है T-साई-C भुजा, कई जगह इसको टी भुजा भी लिखा हुआ है, टी साई। देखो इंग्लिश और हिंदी में तो DHU ही रहेगा। ये जो होती है इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म या अतिरिक्त भुजा। इंग्लिश इसीलिए बोलती जाती हूँ, जो इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ रहे हैं वैरिएबल आर्म बोलते हैं इसको, क्योंकि ये वेरिएबल है, मतलब बदलती रहती है, इसके कोडोन्स भी बदल देते हैं, शेप भी। तो ये है हमारा प्यारा tRNA। ठीक है, जो हमें ट्रांसलेशन में काम में लेना है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और ध्यान रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लेना चाहे तो, क्या क्या होती है, एंटीकोडोन, ग्राही भुजा, DHU भुजा, टी भुजा, और ये वाली जो है वो अतिरिक्त वेरिएबल। अब आ जाते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन की कहानी पर। चलो आओ, पढ़ लिया हमने क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार, हमने प्रमोटर वमोटर सब पढ़ लिए हैं। आओ अब कहानी पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। मैंने कहा था 2 सेकंड लगेंगे मुझे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाने में। ठीक है, चलो मेन कहानी यानी प्रक्रिया पे आ जाते हैं हम। सारा माल इकट्ठा कर लिया हमने, प्रक्रिया क्या होगा, वही DNA है हमारे पास, DNA खुलेगा, ये लो भाई खोल दिया। DNA की कोई एक भुजा, DNA की कोई एक ही भुजा क्या काम करेगी, ट्रांसक्रिप्शन का काम करेगी, कॉइलिंग खुलेगी। जो भुजा ट्रांसक्रिप्शन का काम करेगी उसे हम टेम्पलेट आर्म कहते हैं, ये लो टेम्पलेट भुजा, और दूसरी वाली को हम कहते हैं कोडोन भुजा या स्ट्रैंड। अब सिर्फ मैं क्या बना रही हूं, सिर्फ ये वाला हिस्सा बना रही हूं। ठीक है, अब ये पूरा नहीं बना रही। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जिस भी एरिया से मान लो, अब ये हमारा जो वाइट बना दूं ना, ये लो, अब सिर्फ इतना पोर्शन बना रही हूं मैं। अब ये हमारी क्या हो गई, जिस भुजा पे या जिस जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, संरचनात्मक या अनुलेखन इकाई बोल रहे हैं। उसको क्या बोल रहे हैं हम, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये अनुलेखन इकाई है। इस पर क्या आकर जुड़ेगा, प्रमोटर आकर जुड़ेगा। प्रमोटर कहां आकर जुड़ेगा, कोडोन के 5 सिरे पर। अगर हम इसको कोडोन वाली आर्म कह रहे हैं तो इसके 5 डैश पे, और टेम्पलेट को TM लिख दूं अब मैं शॉर्ट में। ठीक है, टेम्पलेट की 3 डैश पे जुड़ा, ये आ गया प्रमोटर। नेक्स्ट स्टेप, फिर हमारा आएगा RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, जो कि हमारा क्या है, एंजाइम है। देखो पहले जब हमने क्या पढ़ा था, DNA रेप्लिकेशन पढ़ा था। उसमें जो DNA पॉलीमरेज था उसके दुनिया भर के नखरे थे कि मेरे को तुम पहले प्राइमर बना के दो, मेरे को पहले ये ला के दो, मेरे को पहले ये ला के दो, था ना। मैंने कहा था बहुत ज़्यादा ही उसका एटीट्यूड है, बहुत नखरे थे। इसके कोई नखरे नहीं, गरीब बेचारा। ये कह रहा है मुझे तो तुम बस इस जीन में डाल दो, मैं तो भाई अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन क्या है कि ये अंदर जा नहीं पाता है, इसके पास नहीं है अंदर जाने का। तो एक हमारा वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मसीहा। तो एक मसीहा आता है यहाँ पे जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा का साइन आपको याद है, इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा क्या है, एक लड़की है। ठीक है, स्माइली बना दें इसकी, लो आओ सिग्मा को थोड़ा शानदार बनाते हैं। भाई मसीहा है, एंट्री तो शानदार करवानी पड़ेगी ना।
ये मसीहा है और इसके ये बाल है। आहा, मैडम आप तो मस्त। ये सिग्मा फैक्टर आ गया, सिग्मा कारक आया और उसने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इस यूनिट के अंदर लेकर आऊंगी। ये आरएनए पॉलीमरेज का हाथ पकड़ती है और कहती है चलो। गाना सुना है, चलो तुमको लेकर चले, तो ये इसको कहती है चल मैं तेरे को ट्रांसक्रिप्शन पे ले जाती हूँ। ये इसको यहाँ लेकर जाएगी, ये आ जाओ यहाँ पे, ये प्रमोटर जीन, देखो मेरी डिटेलिंग में कुछ छूट भी जाए बार बार, क्योंकि मैं बार बार सेम चीज़ बनाती हूँ, आप उसको ध्यान रखेंगे कि आपको सब चीज़ लिखनी है। हर बार आपको यहाँ पे कोडोन लिखना है, यहाँ पे टेम्पलेट लिखना है, हर बार लिखना है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे प्रमोटर नाम लिख दो, ये प्रमोटर लिख दो क्या है, मैं कुछ भूल भी जाऊं आपको याद रखना है। प्रमोटर जी जुड़ा हुआ है। अब आया सिग्मा प्रोटीन, ये सिग्मा प्रोटीन यहाँ आकर जुड़ गया, ये आ जाओ, आहा ये लो, ये सिग्मा प्रोटीन आकर जुड़ गया और साथ में अपने किसको लेकर आया है, आरएनए पॉलीमरेज को, ये लो, ये आरएनए पॉलीमरेज बड़ा खुश, अरे आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई, सिग्मा लेकर आ गई इसको। यहां से शुरू होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। क्या करेगा ये एमआरएनए, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट लेकर आएगा कोशिका द्रव्य से, है ना। एमआरएनए बनाना है तो एमआरएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ है, राइबो न्यूक्लियोटाइड वो हम बात कर चुके हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट को इकट्ठा कर लाएगा। देखो ये सिग्मा फैक्टर का बस इतना ही रोल है, 2 फैक्टर और है। देखो हमने बोला ना आरएनए पॉलीमरेज अकेला नहीं है, हर डीएनए पॉलीमरेज में मैंने आपको बोला था कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स है। आरएनए पॉलीमरेज भी अपने आप में अकेला नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन आपकी 12th के हिसाब से आपको सिर्फ जो जरूरी फैक्टर है वही बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें अभी ढेर सारी चीजें हैं जो आप नहीं पढ़ रहे ट्रांसक्रिप्शन में, जब लेवल बढ़ेगा बीएससी पढ़ोगे तो और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आया, तो वही कोई अगर आपको पढ़ा रहा है किसी बुक में, आप पढ़ो और बोलो कि नहीं मैम आपने तो यही पढ़ाया और उसमें तो बहुत सारा दे रखा है। क्यों? क्योंकि 12th में इतना ही है, जितनी चीज जरूरी है उतनी ही पढ़नी है, एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना, तो वो कहीं आएगा फिर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आएगा। कंपटीशन के लेवल तक तो मैं खुद ही इसको ले जाती हूँ, ठीक है। तो सिग्मा आया, यहाँ जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज, में यहाँ ऑरेंज बना दूं इसको, ये ऑरेंज जो है ये हमारा क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ये न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा करके लेके आया, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये लो, इसने यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा कर दिए और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, और हमारा क्या बन गया, mRNA, ठीक है। यहां तक बन गया, ये यहां तक बन गया। अब ये यूनिट खत्म होने वाली है, तो एक और फैक्टर आएगा। भाई इसको पता नहीं, ये तो बड़ा खुश काम करने का, इसको बहुत शौक है, ये तो चलो मेरे को काम करा दो जितना मैं तैयार हूं, इसको रोकना भी तो पड़ेगा भाई। स्ट्रक्चरल यूनिट जो हमारी संरचनात्मक इकाई है वो तो इतनी ही है, तू कहाँ आगे बढ़ रहा है, पूरा डीएनए थोड़ी ट्रांसलेट करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो चलो यहाँ पे एक और फैक्टर आएगा, वाइट ले आते हैं, वो है हमारा रो फैक्टर। ये रोता है, ये रोने वाले लोग हमेशा बेड़ा गर्गी करते हैं, इसको आ जाता है रोकने के लिए। रो फैक्टर को जनरली तो कई लोग ऐसे भी शो करते हैं, तो हम ऐसा ही बनाएंगे। ये लो, ये आ गया रो फैक्टर। ये रो फैक्टर आया, फिर से वही बनाना है भाई, बनाते रहना है इनको। ये सिग्मा फैक्टर, अब देखो ये कहाँ पहुंच गया है भाई, इसने यहाँ तक बना दिया है, मतलब ये बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे ऐसे ये भी तो आगे बढ़ेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यूनिट बढ़ेगी। तो यहाँ से ये यहाँ पे आ गया, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गया। अब सिग्मा फैक्टर इससे अटैच हो जाएगा इस जगह पर, कहाँ से, ये टेम्पलेट डीएनए से। ये लो सिग्मा फैक्टर ले आई मैं, सॉरी रो फैक्टर ले आई, ये रहा रो फैक्टर। रो फैक्टर आते ही पॉलीमरेज को इशारा मिल जाएगा कि भाई आज का ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट, समापन को लेकर आ रहे हैं हम, वो बोलते हैं थैंक यू वाले, थैंक यू गिविंग। जैसे आपको पता चलता है वीडियो खत्म होने वाला है अब, तो चलो निकल लो अभी लाइव चैट से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया समापन फैक्टर, ये लो, और हमारा एमआरएनए जो है बन चुका है, जो वो बन के
यहाँ से रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज होगा ये? अब ऐसा बना रही हूँ, यहाँ डब्बे बनाए थे, यहाँ ऐसा, ये mRNA है। कहाँ पे जाएगा ये? अगर यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो पहले केंद्रक में रहेगा, उसके बाद किस में चला जाएगा? कोशिका द्रव्य में। और अगर प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पे तो कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, एक ही जगह पे बन रहा है, एक ही। देखो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग जगहों पर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होता है क्या प्रोकैरियोटिक के पास? बैक्टीरिया, एक ही तो सेल है ले देकर, उसी में सब कुछ होना है। हमारे पास तो न्यूक्लियस भी है, आधी चीज उसमें आधी चीज इसमें, ठीक है, इतराते हैं हम ज्यादा। तो आया, देखो सिग्मा फैक्टर हमेशा नहीं रहता, जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाता है ना, सिग्मा फैक्टर वट लेता है कि मेरा काम तो बस इसको अंदर ले जाने का था, वो लड़की उसको ले जाती है, बस चलो, उसके बाद चली जाती है। रो फैक्टर भी ऐसे ही करता है, जैसे ही काम खत्म रो फैक्टर डिटैच, तो ये दोनों डिटैच हो जाएंगे यहाँ से और हमारा mRNA बनकर तैयार। ये लो यहाँ पे और बना देते हैं mRNA। अब इसकी कहानी खत्म, डीएनए वापस कॉइल हो जाएगा और mRNA जो है वो बनकर तैयार है। और मैंने कहा कि अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो कौन से टाइप का बनेगा? hRNA। कई बुक्स में आप पढ़ लोगे फिर मुझे ब्लेम दोगे मैम आपने बताया नहीं। हेट्रो न्यूक्लियस या हेट्रो RNA, क्योंकि हमारा ये mRNA अभी डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा यूकैरियोट का, ठीक है। यूकैरियोट में डायरेक्ट क्या नहीं बनाएगा? प्रोटीन नहीं बनाएगा। प्रोकैरियोटिक में तो डायरेक्ट इससे प्रोटीन बनेगी। यूकैरियोट में अभी इसकी कटिंग शटिंग करनी है, अभी हम इसको देखेंगे थोड़ा, पर वो बोले रैगिंग करेंगे इसकी, उसके बाद इसको बनाने देंगे प्रोटीन। तो कहानी समझ में आई आपको ट्रांसक्रिप्शन की? आई होप समझ में आई हो। मैंने कहा था ये तो 2 मिनट में हो जाएगा, इससे पहले वाली कहानियाँ बहुत लंबी है। तो आज हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इतना सब कुछ बुक के अंदर नहीं है, ये स्टेप वाइज। भाई ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये 2, फिर ये सिग्मा फैक्टर आया 3, ये 4, ये 5। ये वाला आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा, हमें सिर्फ ये mRNA बनाना है, ठीक है। और ये बात जो मैंने बताई थी उसको ध्यान में रखें कि हम जो बोलते हैं प्रमोटर जीन कहाँ आकर जुड़ेगा? प्रमोटर जीन कहाँ आकर जुड़ेगा? 5' कोडोन के, ठीक है। और अपस्ट्रीम बोलेंगे इसको, इसके लेवल पे नहीं देते, इसके हिसाब से नाम देते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। बधाई हो आपको ट्रांसक्रिप्शन की। और इसके बाद हम लेने वाले हैं ट्रांसलेशन, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा तो अभी बाकी है। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में ट्रांसलेशन के साथ।